नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। साथ बेहतरीन और शानदार टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं, जो कि है हमारे पशु पक्षी, यानी कि हमारे पशु पक्षी से संबंधित जो प्रश्न आ सकते हैं उन्हीं प्रश्नों की हम चर्चा करने वाले हैं। इस क्लास के अंतर्गत हमारे पशु पक्षी से संबंधित टॉप 50 एमसीक्यू की हम चर्चा करने वाले हैं, जो प्रश्न नहीं छोड़ने वाले हैं। जो भी इस टॉपिक को कवर करने वाले प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। तो शुरुआत से लेके आखिरी तक बने रहिए। यदि वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आप लोगों को क्लास कैसी लगती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं एक बेहतरीन और शानदार प्रश्न के साथ में। सबसे पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने, सांप के जहरीले दांतों को क्या कहा जाता है। आप लोगों को यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं। चार ऑप्शन में से आप लोगों को बताना है कि जो सांप के जहरीले दांत होते हैं इन्हें हम शल्फ कहते हैं, विषदंत कहते हैं, कृंतक कहते हैं या कसक कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों के सामने क्या, विषदंत। यानी कि सांप के जो जहरीले दांत होते हैं इन जहरीले दांतों को हम क्या बोलते हैं, तो सांप के जहरीले दांतों को बोला जाता है विषदंत। ये जो विषदंत है इसी का एक और नाम यदि आप देखोगे तो इसका एक और नाम क्या है, तो विषदंत का जो दूसरा नाम है प्यारे साथियों वो आप लोगों को पता होना चाहिए, फेंग है। क्या है, फेंग है। वहीं यदि हम बात करें सांप के बारे में, तो सांप जो होते हैं इनके पैर नहीं होते हैं। इनके क्या नहीं होते हैं, पैर नहीं होते हैं। फिर उसके बाद दूसरी चीज यदि हम देखें तो इनके कान भी नहीं होते हैं। यानी कि सांप की यदि हम बात करते हैं इनके पैर भी नहीं होते हैं और इनके जो बाहरी कान है वो भी नहीं होते हैं। फिर ये किस प्रकार से चलते हैं, तो ये जो इनका जो धड़ होती है, एक शरीर जो होता है ये रस्सी के समान होता है, तो उसी के आधार पर पेट के बल ही ये आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरी बात, सुनने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं, तो जो पृथ्वी पर कंपन की जो ध्वनि होती है उस कंपन से ही ये सुनते हैं। और इन दांतों की वजह से इनके जो दांत होते हैं वो नुकीले होते हैं, जिसके माध्यम से वो व्यक्ति के शरीर में जहर को छोड़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, बहुत ही शानदार प्रश्न है। नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता पहचानिए। आप लोगों को मधुमक्खी की जो पहचान करना है उसको बताना है कि वो क्या क्या उसकी विशेषता है। केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है, नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं है, सभी मादा मक्खी अंडे देती है, या कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और इसे छत्ते में लेकर आती है। तो इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो यहां पर आप लोगों को कूट के माध्यम से बताना है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी और डी। मतलब केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है, नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं है, और कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में लेकर आती है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है। आप लोगों को यहां पर बताना है कि कौन सा सांप जो है वो जहरीला नहीं है। दुबोइया नहीं है, अफाई नहीं है, करेत नहीं है, भारतीय शैल अजगर नहीं है। इनके दूसरे नाम भी है। अफाई जो है इसे क्रिकट सल्फी वाइपर कहते हैं, भारतीय शैल अजगर को पाइथन कहते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, जो जहरीला नहीं है वो है भारतीय शैल अजगर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। सींगों के लिए मारे जाते हैं, खुशबू के लिए मारे जाते हैं, त्वचा के लिए मारे जाते हैं या दांतों के लिए। यानी कि मगरमच्छ का जो शिकार किया जाता है ये किस चीज के लिए किया जाता है आपको पता होना चाहिए। तो मगरमच्छ का जो शिकार है वो मुख्य रूप से किया जाता है उनकी त्वचा के लिए, क्योंकि उनकी त्वचा जो होती है वो कठोर होती है, उसी के लिए उनका शिकार किया जाता है। मगरमच्छ की यदि हम बात करते हैं किस प्रकार का जीव है, ये एक उभयचर जीव है। सर, उभयचर का मतलब होता है कि जो जल में भी रह सकता है और स्थल पर भी रह सकता है। जल और थल दोनों पर रहने वाला जीव है कौन सा, मगरमच्छ। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसकी प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। मतलब ऐसे पक्षियों का समूह कौन सा है जो मनुष्य से भी 4 गुनी अधिक की दूरी की वस्तुओं को देख सकता है। तो कौवा, चील, बुलबुल, बाज, चील, गिद्ध, फाख्ता, कौवा, मोर या बाज, कबूतर, तोता। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बाज, चील, गिद्ध। ये ऐसे होते हैं जिनकी जो नजर होती है वो बहुत दूर तक होती है, जो बहुत दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। ठीक,
चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न। विश्व में एकमात्र कौन सा हिरण है जिसके नर के 4 सिंग होते हैं? मतलब ऐसा कौन सा हिरण है जिसके नर के जो सिंग होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। तथा मृग केवल भारत में ही पाया जाता है। और वो कहां पर पाया जाता है? भारत में। तो चौसिंगा है, कस्तूरी है, बारहसिंगा है, कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा चौसिंगा। वहीं बारहसिंगा की यदि हम बात करें, बारहसिंगा कहां पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मध्य प्रदेश में। और इसके लिए जो फेमस नेशनल पार्क है वो कौन सा है? तो बारहसिंगा के लिए जो फेमस नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के अंतर्गत वो है कान्हा किसली। कौन सा है? कान्हा किसली नेशनल पार्क है। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक। वहीं यदि हम बात करें प्यारे साथियों, आप लोगों के सामने जो कस्तूरी है, इस कस्तूरी की यदि हम बात करें तो ये कहां पर पाया जाता है? मुख्य रूप से कस्तूरी जो मृग है ये जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन से पक्षी के नर व मादा दिखने में समान होते हैं? ऐसा कौन सा पक्षी है जिसके नर व मादा देखने में कैसे लगते हैं? समान होते हैं। बुलबुल है, कोयल है, गोरैया है, मधुखोरा है। तो ऐसा पक्षी जो होता है वो होता है बुलबुल। कौन सा होता है? बुलबुल होता है, जिसके नर एवं मादा दोनों देखने में कैसे लगते हैं? एक जैसे लगते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी स्वयं के नीड़ का निर्माण नहीं करता? ऐसा कौन सा पक्षी है जो स्वयं के लिए घोंसले का निर्माण नहीं करता है? तो ऑप्शन में है कौवा, कोयल, गोरैया, बुलबुल। तो इस पक्षी का जो नाम है वो है कोयल। कोयल एक ऐसा पक्षी है जो स्वयं के नीड़ का निर्माण नहीं करता, बल्कि कोयल जो है वो कौवे का जो नीड़ होता है उसमें अपने बच्चों को जन्म देता है, यानी कि अपने अंडों को जन्म देता है। चलिए, प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ था? तो प्रोजेक्ट टाइगर जो लागू हुआ था 2011, 1970, 1973, 2007। तो प्रोजेक्ट टाइगर लागू हुआ था 1973 में। और इसे सबसे पहले जहां से लागू किया गया था वो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से इसको लागू किया था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये कहां पर है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये उत्तराखंड में है। और इसी का जो नया नाम है वो है रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क जो है इसका नया नाम है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, सरीसृप के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है? जो सरीसृप वर्ग है उसके अंतर्गत कौन सा जीव यहाँ पर आता है? कछुआ है, अमीबा है, फर्न है, व्हेल है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कछुआ जो है वो सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आता है। चलिए अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, ये आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाघ के लिए प्रसिद्ध है, भालू के लिए प्रसिद्ध है, एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, या हंगुल के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जिस चीज के लिए फेमस है वो है एक सिंग वाला गेंडा, जिसके लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, ठीक। वहीं यदि हम बात करें अपने मध्य प्रदेश राज्य की, तो मध्य प्रदेश राज्य जो है यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या है? टाइगर है। इसीलिए मध्य प्रदेश को जिस एक और नाम से जाना जाता है वो टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। और इसी में कहीं ना कहीं आपको अलग अलग जगह बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर अलग अलग जानवर मिलते हैं। जैसे गुजरात की यदि हम बात करें तो गुजरात का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो मुख्य रूप से कौन सा? गिर राष्ट्रीय उद्यान। ये किसके लिए फेमस है? तो गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान वो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। तो ये अलग अलग राष्ट्रीय उद्यान है जो अलग अलग अपनी विशेषता को दर्शाते हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 12। सजीवों में ऑक्सीशोषण की प्रक्रिया में ऊर्जा अवमुक्त होती है। सजीव, सजीव का मतलब क्या होता है? तो सजीव वो जीव होते हैं जिनमें कि कहीं ना कहीं क्या पाया जाता है? जीव पाया जाता है। जिनमें जीव पाया जाता है वो कहलाते हैं सजीव। तो इनमें ऑक्सीशोषण, सर ऑक्सीशोषण का मतलब क्या होता है? जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वह शोषण जो किसकी उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला शोषण जो होता है उसे हम बोलेंगे क्या? ऑक्सीशोषण। तो ऊर्जा अवमुक्त होती है 573 कैलोरी, 673 कैलोरी, 28 कैलोरी या 746 कैलोरी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 12वें का बी, यानी कि 673 कैलोरी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? हाथी है, शेर है, बाघ है, मोर है। तो हाथी का जो राष्ट्रीय पशु हो जाएगा वो हो जाएगा बाघ। क्या हो जाएगा? बाघ हो जाएगा, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस लिन्नायस। पैंथेरा टाइग्रिस लिन्नायस इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है। वहीं यदि हम बात करें भारत के राष्ट्रीय पशु के बारे में हो गया, ये जो है भारत का राष्ट्रीय क्या है? पक्षी है। मोर जो है भारत का क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रिस्तांतुस इसका वैज्ञानिक नाम है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और ये T8 हुआ या फिर सिलेक्शन एग्जाम है, इसमें जरूर पूछा जाता है। वहीं भारत का विरासत पशु पूछ ले आपसे कि भारत का विरासत पशु कौन सा है, तो विरासत पशु है हाथी। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम रहेगा बच्चों एफिलास इंडिका।
क्या रहेगा, एफिलास इंडिका रहेगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जो कि मैंने आप लोगों को विशेषकर अलग अलग करके बता दिया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को बताया है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा राज्य है जो टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 15वां। वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, तो वन्य जीव सप्ताह जो है वो कब मनाया जाता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये कब मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन है कहीं ना कहीं आप लोगों के सामने यहाँ पर 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। ठीक, वहीं आगे आप लोगों के सामने है कौन सा भैया, तो यहाँ पर आप लोगों के सामने दे रखा है, बहुत ही अच्छे और शानदार तरीके से आप लोगों के सामने क्लास यहाँ पर लगाई जा रही है। ठीक, 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक, 1 जून से 7 जून तक, या 15 जून से 21 जून तक। तो इस प्रश्न की यदि हम बात करें तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा आप लोगों के सामने वो हो जाएगा क्या, तो 15वें का सही आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। ठीक, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर को जो है ये मनाया जाता है कौन सा दिवस, तो यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए वन्य जीव सप्ताह जो मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 16वां। जलीय जंतुओं में सूसन होता है, जो जल में रहने वाले जंतु है इनके अंदर जो सूसन होता है वो किसके माध्यम से होता है? फेफड़ों के द्वारा होता है, पुस्तक फुफ्फस के द्वारा, वायुकोष द्वारा, या गलफड़ों द्वारा। तो जल के अंदर रहने वाले जो जानवर होते हैं इनके अंदर जो सूसन की प्रक्रिया होती है वो गलफड़ों के द्वारा होती है, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। वातावरण के अनुरूप पौधों एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को कहते हैं। जो वातावरण है इनमें एक तरीके से पौधे और जंतु अपने अनुसार अपनी चीजों को बदल लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अनुकूलन, परजीविता, रूपांतरण, उक्त सभी। तो इसे जो कहा जाता है वो है अनुकूलन। तो 17वें का उत्तर हो जाएगा ए। चलिए, भैंस की पीठ पर अक्सर बुगला यानी कि इग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है, घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, या उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। तो भाई ये जो प्रश्न दे रखे हैं जैसे कि क्या कि भैंस की पीठ पर बैठकर गाना गाता है या उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है, तो ये तो केवल ऐसे ही है आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव बढ़ाने के लिए, लेकिन इसका जो सटीक आंसर होने वाला है वो भैंस की पीठ पर बैठकर क्या खाता है? परजीवी खाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो 18वें का सही उत्तर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर एक्वेरियम का पानी मछली के तैरने के योग्य नहीं है, ऑक्सीजन रहित है, मछली द्वारा पीने योग्य नहीं है, या खनिज रहित है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? खनिज रहित, मतलब उसके खाने के लिए उसमें कोई सी चीज नहीं है, क्योंकि पानी को अब क्या कर दिया गया है? उबाल दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को किस रूप में देखते हैं? तो केवल लाल रंग में देखते हैं, हर रंग में देख सकते हैं, केवल काली और सफेद ही देखते हैं, केवल हरे रंग में देखते हैं। तो रात में जागने वाले जो जानवर होते हैं, जैसे कि आपको पता है रात में जागने वाला जानवर कौन सा होगा? उल्लू हो गया। ठीक है, घुघू हो गया जिसे उल्लू ही कहते हैं। तो ये एक तरीके से रात में जागने वाला होते हैं। तो इनको जो वस्तु दिखाई देती है वो केवल काली और कैसी दिखाई देती है? सफेद ही दिखाई देती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में से कौन सी संस्था वन्य जीवन संरक्षण के लिए समर्पित है? यानी कि ऐसी कौन सी संस्था है जो कि कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो वन्य जीवन के लिए क्या है? समर्पित है। तो ऑप्शन में है आप लोगों के सामने UNFP है, UNDP, यूनेस्को या WHP। तो यहां पर इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों के सामने भैया क्या हो जाएगा? तो 21वें का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, UNDP। UNDP की यदि हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो यूनाइटेड, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं भैया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है, डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम। अब वहीं यदि हम बात करें इसके बारे में एग्जाम में आता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो UNDP की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1965 में। ठीक, वहीं इसका मुख्यालय कहां पर, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो याद रखिएगा इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में।
ठीक। वहीं यदि हम बात करें एक और संस्था यहाँ पर, इसका उत्तर तो यूएनडीपी हो गया। दूसरा एक और संस्थान है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, जो कि है डब्ल्यूएचओ। सर डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म क्या है? तो डब्ल्यूएचओ की यदि हम बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मैंने आपको बता दिया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना जो होती है वो होती है 7 अप्रैल 1948 को। कब होती है? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है, इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। ठीक सर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है बच्चों याद रखिएगा वो है जेनेवा में। और जेनेवा कहाँ पर पड़ता है? तो ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है बच्चों। कहाँ पर पड़ता है? ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं यूनेस्को के बारे में भी एग्जाम में बहुत बार प्रश्न आता है कि सर यूनेस्को क्या है, तो इसका भी फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जगह कम है लेकिन आप लोगों को यहाँ पर इसका फुल फॉर्म मैं बोल रहा हूँ वो लिख लेना है। ठीक है, तो देखिए यूनेस्को की यदि हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एक बार और, तो यहां पर आप लोगों को मैं बता दूं इसका फुल फॉर्म एक बार और बता रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, वहीं यदि हम बात करें इसके बारे में कि इसका मुख्यालय कहां पर है, तो इसका जो मुख्यालय है वो है पेरिस में। अब ये पेरिस कहां पर पड़ता है? तो ये पड़ता है फ्रांस में। कहां पर पड़ता है? फ्रांस में पड़ता है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को बताया है भैया। तो जो जानकारी आप लोगों को दी जा रही है वो आप लोगों को याद रखना है। किस किस के बारे में बताया है आप लोगों को? तो यहाँ पर यूनेस्को के बारे में भी बताया है। ठीक, वहीं कहीं ना कहीं आप लोगों को जो है एक और चीज आपके सामने है, जो कि क्या है? यूएनडीपी है, डब्ल्यूएचओ है। इसकी स्थापना जो है वो कब होती है? तो इसकी स्थापना भी याद रख लीजिए भैया 1945 में होती है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर बात हो गई आप लोगों के सामने किसके बारे में? यूनेस्को के बारे में। तो यूनेस्को की स्थापना जो है ये आप लोगों को बता दी है कब हुई है, तो याद रखिएगा ये सारी चीजों के बारे में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि। ये चमगादड़ जो है ये स्तनधारी है क्योंकि इसकी विशेषता आप लोगों को बताना है कि इसकी विशेषता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि देखा जाए प्यारे साथियों, यहाँ पर तो यह उड़ता है, बच्चे देता है, रात्रिचर है, शाकाहारी है। तो चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वो क्या देता है? बच्चे देता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो 22वें का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो जो जीव है, जीव जंतु, उनके व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? इटियोलॉजी, नियोलॉजी, इथोलॉजी, डेमोलॉजी। तो यहां पर इसका उत्तर हो जाएगा 23वें का सी, यानी कि जीवों के व्यवहार का जो अध्ययन कहलाता है बच्चों वो कहलाता है इथोलॉजी कहलाता है। ठीक, चलिए अगला है, टेडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है? यानी कि जो एक तरीके से जो जीव दे रखे हैं आपके सामने 4 यहाँ पर, इनमें से ऐसा कौन सा जीव है जिसकी प्रारंभिक अवस्था को हम टेडपोल कहते हैं? तो मेंढक, मछली, टारपीडो, ध्रुवीय भालू। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसे हम कहते हैं मेंढक। चलिए अगला है, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? जो चरने वाले पशु होते हैं वनस्पति को किस प्रकार बदलते हैं? बीज प्रकरण द्वारा, पर परागण द्वारा, चुनकर चरना, या रोग फैलाकर। तो चरने वाले जो पशु होते हैं ये वनस्पति को बदलते हैं चुनकर करना। किस प्रकार से? चुनकर। कैसे भैया? तो ये क्या होते हैं, ये वनस्पति को खाते हैं और खाते समय उनके जो मुंह में है कुछ परागण वगैरह आ जाते हैं और दूसरी जगह पर ले जाके वो छोड़ देते हैं। तो उससे एक तरीके से वनस्पति में क्या देखने को मिलता है? बदलाव देखने को मिलता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो वन्य प्राणी सप्ताह ये आपको बताना है नवंबर के प्रथम सप्ताह में, अगस्त के प्रथम सप्ताह में, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, या फिर जुलाई के प्रथम सप्ताह में। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में, जो कि मैं आपको बता चुका हूं पहले ऑलरेडी। ठीक, अगला प्रश्न है, बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न है, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? ऐसा कौन सा जीव है जो अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? मैना है, उल्लू है, कौवा है, कोयल है। तो ऐसा पक्षी जो है वो है उल्लू। ये ज्यादा से ज्यादा अपनी गर्दन को क्या कर सकता है? पीछे घुमा सकता है, और ये रात्रि में कहीं ना कहीं इधर उधर भ्रमण करता है। चलिए अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? यानी कि छिपकली, गोरैया, कछुआ, सांप, इनमें मुख्य रूप से कौन सी एक जैसी समानता देखने को मिलती है? ये अंडे देते हैं, ये जहरीले होते हैं, ये भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं, इनके शरीर शल्क से ढके होते हैं। तो भैया पहली चीज जो है ये भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं, तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि छिपकली आप लोगों ने देखा है केवल स्थल पर रह सकती है। ठीक, तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा 28वें का वो हो जाएगा ए, क्योंकि छिपकली, गोरैया, कछुआ, सांप ये सब क्या देते हैं बच्चों? अंडे देते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 29, निम्नलिखित में से वहां कौन सा जानवर
है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, आगे के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, और वे दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को काटते और कुतरते हैं। तो देखो यहां पर काटते और कुतरने से हम लोगों को बहुत अच्छे से याद रह जाएगा। तो ऑप्शन में है दीमक, गिलहरी, छिपकली, चूहा। तो ये कुतरने का काम जो करता है वो करता है चूहा। ध्यान रख लेना, ये बहुत अच्छी आप लोगों को एक जनरल नॉलेज की जानकारी है कि चूहे के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, लेकिन उनको लंबा ना होने देने के लिए वो क्या करते हैं, वस्तुओं को कुतरते रहते हैं। ठीक, तो 29वें का ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यहां पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण क्या है? मतलब पक्षियों को हमने देखा तो वो अपनी गर्दन को ज्यादा से ज्यादा हिलाते हैं, इसका कारण क्या है? तो अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते, इनके कान ढके होते हैं और वो उड़ सकते हैं, पक्षियों के 2 नेत्र आंख होते हैं, इनके नेत्र 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अधिकांश पक्षियों के नेत्र जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्थिर होते हैं और वो घूम नहीं सकते, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा गर्दन को क्या करते हैं, हिलाते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, गिर वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? तो जो गिर वन्यजीव अभ्यारण्य है जो कि कहां पर पड़ता है, आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, गुजरात। तो ये किस चीज का संरक्षण करता है? हाथी का, सांप का, गेंडे का, शेर का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शेर का, एशियाई शेर का करता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। जो पांडा है ये कहां पर पाया जाता है, ये आपको बताना है। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, भारत में पाया जाता है, चीन में पाया जाता है, ब्राजील में पाया जाता है। तो आप लोगों को यहां पर इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन के बारे में बताना है कि ये जो है कहां पर पाया जाता है। ठीक, तो यहां पर यदि हम बात करें प्यारे साथियों, तो संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा जहां पर पाया जाता है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चीन में। कहां पर पाया जाता है? चीन में पाया जाता है। यहां पर यदि हम बात करें, एक बहुत ही अच्छा प्रश्न आता है WWF को लेकर। सर WWF को लेकर क्यों बता रहे हो? देखिएगा, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो वर्ल्ड वाइड फंड। क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड इसका क्या है, फुल फॉर्म है, जो कि आपको पता होना चाहिए। वहीं यदि देखा जाए इसके बारे में, तो इसका जो वर्ल्ड वाइड फंड जो है इसके बारे में आता है कि इसका जो मोनो है, उस मोनो पर किसका चित्र बना हुआ है? तो इसके मोनो पर जो चित्र बना हुआ है बच्चों, वो बना है पांडा का। किसका चित्र बना हुआ है? पांडा का चित्र बना हुआ है। इसलिए मैंने आप लोगों को बताया है यहाँ पे इसका जो हेडक्वार्टर है वर्ल्ड वाइल्ड फंड का, ये कहां पर है बच्चों? तो वर्ल्ड वाइल्ड फंड का जो मुख्यालय है वो है, आप लोगों को पता होना चाहिए, स्विट्जरलैंड में। कहां पर है बच्चों? स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए यहां पर एक और बात आप लोगों को पता होना चाहिए, जो कि क्या है भैया, तो इसका जो स्थापना का समय है वो है 1961। क्या है? 1961 है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगली चर्चा करते हैं, हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, मीजोजोइक युग निम्न प्राणियों का युग माना जाता है। जो मिसोजोइक युग है ये किस प्राणियों के लिए जाना जाता है? तो उभयचर जीवों के लिए, सरीसृप जीवों के लिए, पक्षियों के लिए, स्तनधारियों के लिए। तो मिजोजोइक जो युग है ये जिस चीज के लिए जाना जाता है वो है सरीसृप जीवों के लिए। किसके लिए? सरीसृप। अब ऐसे ही कुछ युगों के बारे में बता दूं, जैसे कि जुरेसिक युग। ये जुरेसिक युग जो होता है या था जो, ये किसके काल के लिए जाना जाता है? तो डायनासोर के काल के लिए जाना जाता है, डायनासोर के काल के लिए। ठीक, वहीं एक और युग है डिवोनियन युग। तो डिवोनियन युग के बारे में भी एग्जाम में आता है कि ये किसके लिए जाना जाता है? तो डिवोनियन जो युग है इसे मत्स्य युग के नाम से भी जाना जाता है, मछलियों के युग के लिए जाना जाता है। वहीं एक युग है बच्चों कार्बोनीफेरस। कार्बोनीफेरस, ये कार्बोनीफेरस जो है ये किसके लिए जाना जाता है? तो कार्बोनीफेरस जो युग है इसमें कहीं ना कहीं कोयले का निर्माण हुआ था, इसलिए इसे कोयला युग भी कहते हैं। तो अलग अलग युग है जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है और जिनमें अलग अलग चीजों का विकास हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी है। तो आर्कटिक टर्न है, हमिंग बर्ड है, एल्बर्ट्रेस है, पेंगुइन है। तो बर्फ पर अंडे देने वाला जो पक्षी है बच्चों याद रखिएगा वो है पेंगुइन। कौन सा है? पेंगुइन, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केदारनाथ अभ्यारण्य निम्न में से किसके लिए जाना जाता है? तो केदारनाथ अभ्यारण्य बाघों के लिए, हाथियों के लिए, पक्षियों के लिए, कस्तूरी मृग के लिए। तो केदारनाथ अभ्यारण्य की यदि हम बात करें तो ये जिस चीज के लिए जाना जाता है वो है कस्तूरी मृग के लिए। किसके लिए? कस्तूरी मृग के लिए जाना जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है,
घरेलू मवेशी तथा भेड़ किस हरित गृह गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी है? यानी कि हमारे घर में जो जानवर होते हैं, जो पालतू जानवर, और एक तरीके से जो भेड़ है, वो कौन सी गैस के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है? वो कौन सी गैस का उत्पादन करते हैं? तो ओजोन का, नाइट्रस ऑक्साइड का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का या मेथेन का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मेथेन। आप लोगों ने देखा होगा कि जो भेड़ है या जो हमारे घर पे जो गाय है या फिर हम यूं बात करें भैंस है, इनके गोबर की यदि हम बात करें तो इनके गोबर से बनाया जाता है बायोगैस, या उससे हम बनाते हैं गोबर गैस। और गोबर गैस से जिस गैस का रिलीज होना होता है वो होती है मीथेन, और मीथेन का जो सूत्र है वो है CH4, और CH4 की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, यानी कि इसमें हाइड्रोजन अलग अलग इस प्रकार से जुड़े होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? जो वन में रहने वाले जीवों के लिए एक तरीके से अधिनियम जो लागू किया गया था, ये कब किया गया था? वर्ष 1960 में लागू किया था, 1962 में, 1972 में, 1975 में? तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा 1972 में। वन में रहने वाले जीवों के लिए जो अधिनियम जारी किया गया था वो 1972 में किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? जो पेलिकन पक्षी है ये कहाँ पर प्रजनन करते हैं? कोक्कारे बेलूर में, नेलापट्ट में, कुंथनकुलम में, या ये सभी? तो अधिकतर पेलिकन पक्षी जो भारत का दक्षिणतम एरिया है वहां पर प्रजनन करते हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये है WII, इससे पहले WWF के बारे में पढ़ा था। तो W यानी कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है, कोयम्बटूर में है, देहरादून में है। तो प्यारे साथियों, ये जो है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देहरादून। और देहरादून कहां पर पड़ता है? तो उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, इससे पहले मैंने WWF के बारे में बात की थी। वन्यजीव रक्षा के लिए उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित पुरस्कार, यानी कि वन में रहने वाले जीव जंतु जो है उनकी रक्षा के लिए सरकार के द्वारा कौन सा पुरस्कार स्टार्ट किया गया? गार्गी पुरस्कार, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार या प्रियदर्शनी पुरस्कार? तो इसका जवाब हो जाएगा अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 41, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुर्दाखोर नहीं है? मतलब मुर्दा को खाने वाला कौन सा नहीं है? मशरूम, गिद्ध, दीमक, केचवा? तो इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा मशरूम, क्योंकि गिद्ध जो है वो, दीमक, केचवा, ये सब किसको खाने वाले हैं? जो मृत चीजें होती हैं उनको समाप्त करने वाले या उनको खाने वाले होते हैं, बाकी मशरूम इसमें शामिल नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक पौष्टिकता स्तर का सदस्य है? मतलब एक से ज्यादा चीजों का वो भक्षण करता है, वह कौन सा है? सांप है, टिड्डा है, प्लवक है, मानव है? तो एक से अधिक पौष्टिकता स्तर वाला जो सदस्य है वो है मानव। सर क्यों? क्योंकि मानव की यदि हम बात करें तो ये एक तरीके से हरे पेड़ पौधे, यानी कि हरे पेड़ पौधों को भी खाने में सक्षम है, और वहीं यदि देखा जाए इसको हरे पेड़ पौधे ना मिले तो ये एक तरीके से मांस को खाने में भी सक्षम है। इसीलिए मानव जो है इसे किसमें शामिल किया गया है? तो इसे शामिल किया गया है सर्वाहारी, जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों चीजों को खा सकता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, किसे गरीब की गाय कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आप लोगों के सामने कि गरीब की जो गाय है वो किसे कहा जाता है, ये आप लोगों को बताना है भैया। तो ऑप्शन में है बकरी, गाय, लोमड़ी, बिल्ली। तो गरीब की गाय जो कहा जाता है बच्चों वो कहा जाता है बकरी को। किसको कहा जाता है? बकरी को कहा जाता है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बार बार प्रश्न आता है, तो आप लोगों को इसका जवाब देना है कि गरीब की जो गाय है वो किसको कहा जाता है बच्चों? तो गरीब की जो गाय है वो कहा जाता है किसको? बकरी को। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44, जंतु जगत का आधुनिक वर्गीकरण करने का श्रेय किसको दिया जाता है? यानी कि जो जंतु जगत है, इस जंतु जगत का आधुनिक वर्गीकरण करने का श्रेय किसको दिया जाता है? कैरोलस लिनियस को, चार्ल्स डार्विन को, एजी टंसले को, ग्रेगर जोन मंडल को? तो वर्गीकरण का पितामह जिस व्यक्ति को कहा जाता है बच्चों वो कहा जाता है कैरोलस लिनियस को। ठीक, इसमें यदि देखा जाए तो यहाँ पर कैरोलस लिनियस के द्वारा ही जंतुओं का क्या किया गया? वर्गीकरण किया गया। तो इनके अनुसार यदि देखा जाए तो सबसे छोटी जो इकाई होती है वर्गीकरण की वो होती है जाति। सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जाति। और सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो क्या होती है? संघ। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक, चार्ल्स डार्विन जो है इन्होंने किसके बारे में बताया? उत्परिवर्तन के बारे में बताने वाले व्यक्ति कौन थे? चार्ल्स डार्विन, जो कौन से द्वीप पर जाकर उन्होंने बताया? गेलापेगोस। ठीक, गेलापेगोस द्वीप से संबंधित जिस व्यक्ति का है वो है चार्ल्स डार्विन। वहीं ग्रेगर जोन मंडल, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, अनुवांशिकी का पिता।
अनुवांशिकी का पितामह किसको कहा जाता है, तो वो ग्रेगर ज़ोनमंडल साहब को। एजी टांसले ने किस चीज के बारे में चर्चा की, तो पारिस्थिति के बारे में बताने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो कौन थे, तो वो थे एजी टांसले। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 45। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन आर्थ्रोपोड का उदाहरण है, यानी कि आर्थ्रोपोड का उदाहरण आप लोगों को बताना है कौन सा है। ठीक, तो खून चूसने वाला जोंक, बिच्छू, अंकुशकृमि या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बिच्छू। आर्थ्रोपोड का जो उदाहरण है वो कौन सा हो जाएगा, यदि देखा जाए तो बिच्छू हो जाएगा। वहीं यदि देखा जाए तो फाइलम जो होता है आर्थ्रोपोड प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। क्या भैया, फाइलम। इसके बारे में एग्जाम में आता है कि आर्थ्रोपोडा संघ जो है उसका सबसे बड़ा जो संघ है वो कौन सा है, तो फाइलम है। ठीक, इसे पहली बार जो है वॉन सिबोल्ड ने 1845 में बनाया था। किसने बनाया था, वॉन सिबोल्ड ने बनाया था। ये आपको पता होना चाहिए। वॉन सिबोल्ड ने इसको सबसे पहले बनाया था, जो कि कब बनाया था, 1845 में बनाया था। ठीक, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, ये आप लोगों को मैंने बता दिया है। वहीं बिच्छू को छोड़कर सभी आर्थ्रोपोड जो है वो क्या देते हैं, अंडे देते हैं। बल्कि बिच्छू क्या देता है, तो बिच्छू जो है सीधे क्या देता है, बच्चे देता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, बाकी आर्थ्रोपोडों की यदि हम बात करें तो बाकी सभी जो है वो क्या देते हैं, अंडे देते हैं। लेकिन ये जो जीव है ये क्या देता है, बच्चे देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 45 के बाद 46। उन जीव को क्या कहा जाता है जो शिशु संततियों को जन्म देते हैं, यानी कि ऐसे कौन से जीव हैं जो किसको जन्म देते हैं, शिशु यानी कि बच्चे को जन्म देते हैं। तो विखंडनशील, जरायुज, अंडप्रजक या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ऐसे जीव को जो कहा जाता है बच्चों वो कहा जाता है जरायुज। तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, जरायुज क्या होते हैं, तो ऐसे जीव जो किसको जन्म देते हैं बच्चों, ऐसे जीव जो बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक, तो बच्चों को जन्म देने वाले को हम क्या बोलते हैं, जरायुज कहते हैं, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, वहीं प्यारे साथियों आप लोगों के सामने एक और मैं बता दूं, जैसे कि मेंढक हो गया। ठीक, मेंढक। वहीं यदि हम बात करें छिपकली, तो मेंढक और छिपकली क्या है, तो मेंढक और छिपकली की यदि हम बात करें तो ये दोनों के दोनों जो है ये अंडप्रजक है। ये क्या है, अंडप्रजक, क्योंकि किसको जन्म देते हैं, अंडे को देते हैं। ठीक, वहीं यदि देखा जाए तो जैसे मनुष्य की यदि हम बात करते हैं वो क्या है, तो एक तरीके से वो जरायुज है। जितने भी जानवर जो हैं अधिकतर आप लोगों ने देखा वो क्या है, जरायुज है। चलिए अगला प्रश्न है 47। स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, जिन जीवों में स्तन ग्रंथियां पाई जाती है उनमें हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो 3 होते हैं, 5 होते हैं, 4 होते हैं, 2 होते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4। यानी कि जो स्तनी होते हैं इनके हृदय में कोष्ठ की यदि हम बात करें तो कितने कोष्ठ होते हैं, 4। यानी कि 4 कक्षी इनका जो हृदय होता है वो कितना कक्षीय होता है, तो 4 कक्षीय हृदय होता है। ये आपको पता होना चाहिए। सर 4 कक्षीय हृदय में क्या होता है, तो भैया इसमें 2 तो आलिंद होते हैं, 2 क्या होते हैं, आलिंद होते हैं, और भैया 2 क्या होते हैं, तो 2 नीले होते हैं। इसलिए इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए, बहुत अच्छा एग्जाम में प्रश्न आता है कि दायां आलिंद क्या करता है, मतलब दायां आलिंद और एक बायां आलिंद, दायां आलिंद और एक बायां नीले। इस प्रकार से ये 2 है, ये 2 है, एक दायां है एक बायां है। इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। ठीक है भैया, चलो अगला प्रश्न है, बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न आप लोगों के सामने होने वाला है 48। कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है, ऐसा कौन सा जीव है जो किससे सांस लेता है, त्वचा से सांस लेता है। ठीक, तो सांप है, केचुआ है, बंदर है, मनुष्य है। तो यहां पर त्वचा से सांस लेने वाला जो जीव है वो है आप लोगों के सामने केचुआ। कौन सा है, केचुआ। तो केचुआ जो है वो मुख्य रूप से एक एनेलिडा जाति का जीव है। एनेलिडा किसका है, ये एनेलिडा जो संघ है उसका एक जीव है जो कि किससे सांस लेता है, ये त्वचा से लेता है। ये आपको पता होना चाहिए भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 49। किस संघ के प्राणियों के संधि युक्त पाद होते हैं, मतलब ऐसे कौन से संघ के प्राणी हैं जिनके संधि युक्त पाद होते हैं। पाद मतलब कि यहाँ पर पैर की बात हो रही है। मोलस्का, सूत्रकृमि, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। यानी कि आर्थ्रोपोडा जो संघ है इनके यदि संधिपाद की यदि हम बात करें तो इनके जो पैर होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों, ये होते हैं कैसे, संधि युक्त होते हैं। ठीक, चलिए वहीं यदि हम बात करें इस आर्थ्रोपोडा के बारे में, बहुत बार एग्जाम में आता है कि जो अकशेरुकी जीव हैं, कौन से, अकशेरुकी। सर अकशेरुकी क्या होते हैं, तो वो जीव जिनमें हड्डी नहीं पाई जाती है। तो अकशेरुकी जीव का सबसे बड़ा संघ यदि बात करें हम, सबसे बड़ा संघ, तो वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न जो कि 50वां है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा
अनियत तापीय जीव है। यानी कि आपको यहाँ पर बताना है कि अनियत तापीय जीव कौन सा है, मतलब जिसके शरीर का तापमान जो होता है भैया वो कैसा नहीं रहता है, नियत नहीं रहता है। ठीक, वो आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन में है आप लोग सामने व्हेल, गिद्ध, शार्क, कंगारू। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा शार्क। यानी कि शार्क जो होता है इसका जो शरीर होता है वो कैसा होता है, अनियत तापीय होता है। ठीक, तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि अनियत तापीय क्या है और नियत तापीय क्या है। तो अनियत तापीय जीव ऐसे जीव होते हैं जो आसपास के तापमान के अनुसार अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करते हैं भैया। ठीक, यानी कि आसपास के तापमान के अनुसार अपने शरीर के तापमान को क्या कर लेते हैं, नियंत्रित कर लेते हैं। ठीक, उनके पास एक स्थिर शरीर का तापमान नहीं होता है। तो यह अनियत तापीय का मतलब क्या होता है, जिनके शरीर का तापमान कैसा नहीं होता, स्थिर नहीं होता है, उन्हें हम अनियत तापीय बोलते हैं। और नियत तापीय का मतलब क्या होता है, तो नियत तापीय का मतलब होता है जिनके शरीर का तापमान जो होता है वो कैसा होता है, नियत रहता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे नियत तापीय जीवों में कौन कौन सा आ जाते हैं, तो पक्षी और जो स्तनधारी जीव जो हैं उनमें आ जाता है प्यारे साथियों, जो नियत तापीय है वो इसमें आ जाते हैं। ठीक, इन जीवों को और क्या बोलते हैं, तो जो नियत तापीय जीव होते हैं इन्हें हम समतापी जीव भी कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं, समतापी जीव भी कहते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और इन जीवों को क्या कहते हैं, जिनके जीव का शरीर का तापमान जो है वो नियत नहीं रहता है उन्हें, तो इन्हें विषम तापी जीव भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, विषम तापी जीव भी कहते हैं। ठीक, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।